हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हेलो, कोई रिप्लाई करो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक ठीक, चलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम, ठीक है। तो पिछले क्लास हम थोड़ा सा तुम लोग को बताए थे कि प्लांट किंगडम को जो है जो आई मीन क्लासिफाई किया गया है, उसके लिए दो चीज हम लोग पढ़े थे, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनरोग्राम्स, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन हम बता दिए थे। इंट्रोडक्शन में ये था कि प्लांट किंगडम जो है वो सबसे फर्स्ट में आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से हुआ था, जो लीनियस किए थे। और उसमें बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटीज दिख गया, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत उसका डिमेरिट्स था, जो कि एग्जैक्टली किसी भी प्लांट को एग्जैक्ट जगह पे नहीं रखा था। जैसे कुछ कुछ प्रोक्रियोटिक सॉरी कुछ कुछ प्रोटिस्टा को हम लोग एल्गी में रख दिए थे, आई मीन लीनियस एल्गी में रख दिए थे, तो वो डिस्कार्ड हुआ। उसके बाद जब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है वो हम पहले ही तुम लोग को बता चुके हैं, ठीक है। जब वो सिस्टम क्लासिफिकेशन आया और आर एच डिटेक्टर आए, तो अल्टीमेटली वो प्लांट किंगडम में कौन कौन सा क्लास या डिवीजन होना चाहिए, सॉरी फाइलम या डिवीजन होना चाहिए, वो चीज उन्होंने रखा, ठीक है। और साथ में देखो, प्लांट किंगडम को जब क्लासिफाई किया गया तो उसमें दो तीन चीज था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बेसिस बनाया गया। तो सबसे पहला बेसिस था कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोग होमोलोगस स्टडी करते हैं, मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, वो था डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस, ये स्टडी करते हैं। और मैक्सिमम जो देखा गया वो कैमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और न्यूरोटैक्सोनॉमी, ये तीन बेसिस पे लेके प्लांट किंगडम को आई मीन प्लांट किंगडम को कैटेगराइज किया गया, उसमें जो भी डिवीजन को हम रखे हैं, ठीक है। तो पिछला क्लास हम लोग ये सब पढ़े थे और पहले भी ये सब डिस्कस हो चुका है। वैसे हम थोड़ा और आज ब्रीफ कर देते हैं कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम लोग मेनली जो है वो होमोलोगस या मॉलिकुलर होमोलोगस के बेसिस पे बात किए थे। आई मीन मॉलिकुलर होमोलोगस की सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉलिक्यूल्स की, कौन किससे बना है, किसमें क्या कंपोनेंट है, किसमें कितना सिमिलैरिटीज है, ये। दूसरा था कैमोटैक्सोनॉमी, मतलब यहाँ पे केमिकल जो प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो हम बात करें कि केमिकल में से प्रोटीन का क्या कंटेंट है, अमीनो एसिड का क्या कंटेंट है, लिपिड का क्या कंटेंट है, ये। और साइटो में हम लोग बात करते क्रोमोसोम नंबर क्या है, इस बेसिस पे। और न्यूमेरिकल में न्यूमरो बेस्ट बात हुआ था, जो पॉजिटिव निगेटिव मतलब साइन वगैरह जो था वो चीज यूज किए थे, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट जो प्लांट नियम को 5 डिवीजन में बांटा गया था, वो था थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म एंड पांचवा है एंजियोस्पर्म। एक और चीज था तो पिछले क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, ये कि जो प्लांट किंगडम में ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को यूज किया गया। कहने का मतलब जब प्लांट किंगडम का आई मीन जब दो किंगडम था, उसके बाद बहुत सारा किंगडम हुआ, 4, 3, 4 एंड अल्टीमेटली जब 5 हुआ, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आर एच टेकर थे वो सबसे ज्यादा जो है वो फाइलोजेनेटिक बेसिस पे बात हुआ था, आई मीन फाइलोजेनेटिक बेसिस पे वो कैटेगराइज किए थे। फाइलोजेनेटिक कहने का मतलब है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑरिजिन कहाँ से कैसे हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे गया, उस हिसाब से कोई भी किंगडम को, क्या किंगडम में जो भी फाइलम या डिवीजन, प्लांट है तो डिवीजन की बात करेंगे, जो डिवीजन आई मीन प्लेस किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक्स। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट डायरेक्टली करते हैं कि प्लांट में जो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, तो प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में क्लासिफाई या फिर कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेडोफाइटा एंड चौथा है जिम्नोस्पर्म एंड पांचवा एंजियोस्पर्म। देखो, यहाँ पे भी जब हम थैलोफाइटा हम बात करते हैं, ठीक है, तो थैलोफाइटा को ही सबसे पहला डिवीजन क्यों बोला गया, क्योंकि थैलोफाइटा में जो भी मेंबर है या फिर जो भी स्पेसीज है, उसका बहुत ही सिंपल फॉर्म है। उसका ब्रायोफाइटा में उससे कॉम्प्लेक्स हुआ, टेडो में उससे कॉम्प्लेक्स हुआ, उसका जिम्नो में कॉम्प्लेक्स, फिर एंजियो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है प्लांट किंगडम में, ठीक है। और दूसरा चीज हम ये बताए थे कि प्लांट किंगडम को नॉर्मली दो ग्रुप में बांटा गया, एक क्रिप्टोग्राम, एक फेनरोग्राम। तो क्रिप्टोग्राम में क्या बताए थे कि क्रिप्टोग्राम में उसी प्लांट को रखा गया, उसी मतलब डिवीजन को रखा गया जो सीडलेस था, पहला बात। दूसरा
उसका रिप्रोडक्टिव इवेंट वो हिडन था, ठीक है। हिडन मतलब उतना क्लियरली नहीं दिखता था, हिडन उसका प्रोसेसिंग नहीं पता चल पा रहा था, कौन कहाँ से जा रहा है, कौन कैसे फ्यूज हो रहा है, इस तरह का नहीं हो रहा है, ठीक है। और तीसरा था कि वो सीडलेस प्लांट होने के कारण उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो ज्यादा होता है, सेक्सुअल भी होता है, ऐसा नहीं हम बोल सकते सेक्सुअल नहीं होता है, बट सीडलेस प्लांट में कोई भी नॉर्मल कॉमन चीज है कि सीडलेस प्लांट जब रहेगा तो वहां पे एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो ज्यादा होगा। ये क्रिप्टोग्राम्स का फेनोग्राम्स में ठीक उल्टा होता है। तो फेनोग्राम्स का दो चीज याद रखना कि एक ये सीड प्लांट था, आई मीन इसके प्लांट में सीड डेवलप होता था, और दूसरा कि इसका जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, जो ऑर्गन्स है, वो हम लोग को क्लियरली दिखता है। ऑर्गन्स या फिर उसका जो भी इवेंट है, कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें फेनोग्राम्स में, क्रिप्टोग्राम्स में 3 फाइलम को डिवीजन को रखेंगे। तो सबसे पहला डिवीजन था वो थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा, ये 3 को क्रिप्टो में रखे थे। लेकिन जब फेनरो में रखे थे तो हम पिछले क्लास बताया था कि जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म, जिसमें हम देखे थे कि दोनों डिवीजन में सीड प्रेजेंट होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव जो इवेंट है, उसका जो ऑर्गन है वो क्लियरली दिखता है कि हाँ ये ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है। और एंजियोस्पर्म में तो सबसे ज्यादा अच्छा से दिखाई देता है क्योंकि वो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट करता है, जो 5 बार डिवीजन नहीं कर पाता है। तो स्टार्ट आज हम करते हैं थैलोफाइटा। देखो बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखना। प्लांट किंगडम में तुमको कभी भी, एक तो सबसे पहले हम बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी के जो भी न्यू एनसीईआरटी है उसको हमेशा उसको हमेशा बेसिस बना के पढ़ो, मतलब उसको पढ़ो, क्योंकि ये सब एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं कहीं भी पूछेगा, का ना मेडिकल में ना तुम्हारा एकेडमिक में। तो सिंपल हम लोग बेसिक बेसिक चीज पे ध्यान देंगे, जिससे कि हमारा जो भी वर्ड, क्योंकि देखो इसमें टर्म बहुत है, टर्म अगर तुमको क्लियर हो जाएगा तो तुमको कभी भी याद करने या रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। देखो एक तो हम तुमको स्टार्टिंग में 3-4 चीज बताए। तो सबसे पहले बताए कि प्लांट किंगडम को फाइलोजेनेटिक, सॉरी, प्लांट किंगडम को जो डिवाइड किया या कैटेगराइज किया, तो सबसे पहला था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग किसका रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इवोल्यूशन का, कि वहां वो कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं उसका एंसेस्टर कौन था। इस तरह से एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को ही हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये पहला बेसिस था, ठीक है, क्योंकि ये जो भी बेसिस आया वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा गया, क्योंकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत कुछ था, आई मीन बहुत कुछ था, जैसे फेनेटिक वगैरह पढ़े थे हम लोग जब स्टार्टिंग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे बायोलॉजी की क्लास में, उसमें हम लोग थे। तो अभी हम यहाँ पे है एनसीईआरटी में भी है, इसलिए हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहला तो बेसिस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, दूसरा था कैमोटेक्सोनॉमी, कैमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। कैमोटेक्सोनॉमी में और एक था साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, ठीक है। तो कैमोटेक्सोनॉमी में हम लोग यहाँ पे मेनली एमिनो एसिड कितना है, प्रोटीन है, एक तरह का उसका बायोकेमिकल नेचर हम लोग उसका देखें, प्रोटीन, ठीक है। ये सब का उसमें नेचर देखते हैं कि कितना कौन प्रेजेंट है, बहुत सारा है, एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, और जो है मॉलिक्यूल वो। और साइटो में जैसे हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, क्रोमोसोम का क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, ये सारा साइटोटेक्सोनॉमी के बेसिस पे हम लोग स्टडी करते हैं। और ये 3 इसका बेसिक था। उसके साथ में एक था न्यूमरोटेक्सोनॉमी, न्यूमरोटेक्सोनॉमी, जो हम लोग से साइन देते हैं, जैसे निगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से साई, अल्फा, बीटा, इस तरह का जो भी हम लोग यूज करते हैं, ये इसमें न्यूमरोटेक्सोनॉमी। ये 4 बेसिस था जो कि प्लांट किंगडम को क्या क्या उसको क्लासिफाई किया, या फिर हम लोग जो अभी पढ़ेंगे कि उसमें जो भी डिवीजन, फाइलम वगैरह, सॉरी डिवीजन पढ़ेंगे। फाइलम एक्चुअली एनिमल के केस में यूज होता है, एनिमल किंगडम में हम लोग यही चीज को फाइलम बोलेंगे, बट प्लांट में इसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। तो फाइलम बार बार मुंह पे रहता है इसलिए याद मतलब बोल देते हैं, बट डिवीजन होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जब बांटा तो सबसे पहला था थैलोफाइटा, ठीक है। ये थैलोफाइटा का नहीं है, ध्यान देना, ये है प्लांट किंगडम का। कि प्लांट किंगडम का बेसिस क्या था कि इसको क्लासिफाई किया था, ये सब बेसिस था।
और साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आर.एच. विटेकर हर एक किंगडम को अच्छे से अरेंज कर पाया, अच्छे से उसको कैटेगराइज कर पाया, अच्छे से हर एक को उसका रैंकिंग या टेक्सोनॉमी जो बोलते हैं, रैंकिंग या हम लोग कैटलॉगिंग बोलते हैं, वो सब उसको प्रोवाइड कर पाया। तो प्लांट के लिए जो सबसे मेन था, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि 5 बेसिस था आर.एच. विटेकर का। तो सबसे पहला था सेल स्ट्रक्चर एंड टाइप, ठीक है। दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, चौथा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा जो मेन था वो था फाइलोजेनेटिक, जो कि प्लांट का ही जब डिवीजन होता है उसी टाइम पे इस चीज को यूज कर लिया गया था, इसलिए इसको हम लोग प्लांट में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेन जो था प्लांट के केस में वो था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन ये मेनली प्लांट के लिए था, ठीक है। कहने का मतलब पांचों तो था ही, लेकिन थैलस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट के केस में, हम लोग प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने के केस में इस बेसिस को लिया गया था, क्योंकि थैलस का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अनडिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ये होता है अनडिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो प्लांट में देखा गया, वो देखा गया तुम्हारा थैलोफाइटा को एंड टेरिडोफाइटा को, क्योंकि थैलस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही जो प्लांट किंगडम का पहला डिवीजन था वो है थैलोफाइटा, ठीक है। ये बेसिस इसी में लगाएगा, क्योंकि रूट, स्टेम, लीफ जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, तो हम एनिमल के केस में ये यूज नहीं करते हैं, तो ध्यान देना थैलस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए यूज किया गया, ये बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया था। तो इसमें फिर 2 चीज लाया गया, ऐसे तो 5 है, देखो हम लिख रहे हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, और चौथा है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म, और सबसे पांचवा है एंजियोस्पर्म। यह ध्यान देना कि जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि अनडिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस दोनों के केस में दिखा। कहने का मतलब कि ये दोनों एक स्मॉलर, कहने का मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट में देखा गया। हम लोग पढ़ते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट, हायर प्लांट। तो हायर प्लांट को रखा जिम्नो एंड जियो में। टेरिडो जो है एक तरह का इवोल्यूशनरी का लिंकिंग है, वो कैसे, इसमें भी प्लांट है, इसमें भी प्लांट है, सब में प्लांट ही है, बट लोअर, ठीक है। तो लोअर को थैलन ब्रायोफाइटा में रखा, ताकि उसका जो वो सिंपल ही था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसका कॉम्प्लेक्स उसका मैकेनिज्म नहीं था, या फिर हम बोल सकते उसके जो रिएक्शंस वगैरह होता है या जो उसका मैकेनिज्म होता है वो बहुत ही सिंपल था इसमें, इसलिए इसको सिंपल में रखा। उसके बाद जो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स किया गया, क्योंकि आर.एच. विटेकर का यही था कि पहले सिंपल से फिर वो एडवांस होते गया, एक तरह का इवोल्यूशन हुआ। बोलते हैं ना कि ह्यूमन का भी इवोल्यूशन है, पहले अलग काम करता था, अभी हम लोग हाईली एडवांस ऑर्गेनिज्म में कहलाते हैं। उसी तरह हर एक केस में है कि प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, हर एक का जो भी क्लासिफाई या बोले कैटेगराइज किया गया है उसके फंक्शन के हिसाब से, पहले सिंपल, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्स इस तरह से बढ़ते जाता है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अनडिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। तो इस बेसिस पे सबसे पहला जो डिवीजन है वो है थैलोफाइटा, क्योंकि इसी बेसिस पे इसका नाम रखा गया। अब थैलोफाइटा का जो एग्जाम्पल है ये है एल्गी। तुम सब कोई एल्गी देखे होगे, तो एल्गी जो है वो मोस्टली एकदम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब स्पेशली एक्वाटिक में ही प्रेजेंट होता है, और कभी भी उसमें तुमको लीफ सही से नहीं दिखेगा, स्टेम सही से नहीं दिखेगा, रूट सही से नहीं दिखता है। उसके जैसा वो काम करता है, जो काम प्लांट का है कि ग्रीन होता है तो एल्गी ग्रीन है, वो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो प्लांट भी करता है, तो एल्गी भी करता है, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो लीफ का जरूरत पड़ेगा, रूट का जरूरत पड़ेगा, स्टेम का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि रूट से वाटर लेगा, लीफ में जाएगा, लीफ अपना फंक्शनिंग करेगा, स्टेम उसको स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो सारा काम एल्गी भी करता है, बट वहां ट्रूली वो प्रेजेंट नहीं है, उसके जैसा वहां वर्क करता है, इसलिए बोलते हैं थैलस।
और थैलस ऑर्गेनाइजेशन का जब मतलब हम लिख रहे हैं अनडिफरेंशिएशन ऑफ रूट सेम लीफ, तो इस ग्रुप में जिसको भी हम रखेंगे सबका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सीट लाइक होगा। थैलोफाइटा में भी जो है एल्गी वो सीट लाइक है, और ब्रायोफाइटा में जो भी स्पीसीज है वो मैक्सिमम सीट लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक पतला चादर चादर की तरह वो दिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल तो ये दोनों का बहुत ही कॉमन है, वो हम लोग फर्स्ट तो एल्गी बता ही दिए। ब्रायोफाइटा का भी कॉमन है। देखो ब्रायोफाइटा मोस्टली ना वॉल से अटैच्ड होगा कहीं, तो सिंपल है, कभी देखना कहीं भी छत वगैरह पे अगर तुम लोग जाते हो बारिश होती है तो दीवार पे पूरा ग्रीन ग्रीन एक सीट लाइक एक लेयर चढ़ जाता है, एक लेयर का डेवलपमेंट होता है, तो वो प्लांट है, वो एल्गी नहीं है, सॉरी वो ब्रायोफाइटा है, वो थैलोफाइटा मतलब एल्गी वो नहीं है, तो वो मॉसेस होता है। एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा में मॉसेस है, जो मोस्ट ऑफ द केस में जब मॉइस्ट कंडीशन रहेगा, आई मीन मान लो छत पे पानी बारिश वारिश का मौसम है तो उस टाइम पे ग्रीनिश एक लेयर बन जाता है, तो वो मॉस है, वो एल्गी नहीं है। एल्गी को पूरा पूरी पानी का जरूरत पड़ता है, इसको हल्का पानी दोगे काम कर जाएगा, आई मीन वो ग्रोथ कर जाएगा। तो सबसे पहले थैलोफाइटा में हम किसको रखे हैं, एल्गी को। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से नाम किया, थैलस यहाँ भी है, ठीक है, क्योंकि एल्गी में जो भी हम एल्गी पढ़ेंगे सबका सीट लाइक है, इसको थैलोफाइटा रख दिया गया, और इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसका नाम थैलोफाइटा रखा गया है। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अनडिफरेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स। अब देखो एल्गी भी अगर हम बोल रहे हैं तो हम क्या बोले कि तुम एल्गी कहीं भी देखोगे, जैसे कुआं है, पुराना कुआं जाओ, या फिर तालाब है, या फिर तालाब है, या फिर नदी वगैरह है, नदी में तो नहीं है क्योंकि पानी बहता है तो वहां होता नहीं, वो स्थिर पानी में ही रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में इस तरह का दिखेगा कि जैसे पॉन्ड वगैरह में तुमको लेयर दिखेगा पानी के ऊपर, वो एग्जैक्टली में एल्गी है। और जो घर वगैरह पे दिखता है, पुराना घर है, दीवार में पूरा ग्रीनिश ग्रीन पूरा बरसात के टाइम पे ग्रोथ कर जाता है, तो जैसे जब ब्रायोफाइटा, वो ब्रायोफाइटा होता है, जो कि मॉसेस में एग्जाम्पल, वो मॉसेस है, तो मॉसेस हम लोग ब्रायोफाइटा में पढ़ते हैं। तो दोनों का सीट लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए दोनों का जो प्लांट बॉडी है वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ कोई दिक्कत? ये पूरा इंट्रोडक्शन था थैलस। थैलोफाइटा अब स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या होगा ये हम बताएं। बोलो कोई दिक्कत किसी को? फिर से कुछ समझना है या नहीं, मतलब जो नहीं समझ में आया रिप्लाई करो तुम लोग। कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया? हेलो, नो सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा से। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, और इसका 5 मतलब डिवीजन लिख सकते हो। हम लोग पहला जो है थैलोफाइटा से स्टार्ट करेंगे। सर बोलो। सर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक बार बताइए ना। देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देखो सबसे पहले आर्टिफिशियल समझ लो। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो बेसिस लिया गया था वो थोड़ा डिफरेंट था। जैसे हैबिटेट ले लिया गया, हैबिटेट कहने का मतलब कि वो रहता कहाँ है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका हैबिट है ना, उसका बिहेव क्या है, इस तरह से उसको डिफाइन किया गया। लेकिन नेचुरल में सीधा सीधी उसका होमोलोगस कैरेक्टर, होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलैरिटीज। तो जो जिसका सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज देखा गया वो उसको उसके ग्रुप में वो धीरे धीरे उसको छांटना स्टार्ट किया, या फिर हम बोल सकते हैं उसको अलग करना स्टार्ट किया। जैसे हम लोग प्रोटिस्टा पढ़े इसके पहले, जब प्रोटिस्टा में भी एल्गी था, जैसे क्राइसोफाइट्स था, डायनोफ्लेस था, उसको पहले हम लोग एल्गी में रखे थे, लेकिन वो यूनिसेलर है, ये मल्टीसेलर है। प्लांट जो भी है मल्टीसेलर है, तो फिर उसको अलग किया गया। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में होमोलोगस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल का स्टडी, कौन किससे बना है, ठीक है, किसमें क्या कंपोजिशन है, जैसे सेलो, जैसे मान लो प्लांट का सेल वॉल सेलोजिक होता है, लेकिन तुम अगर बैक्टीरिया में चल जाओ तो अलग हो जाता है, इस तरह से डिफरेंसेस। तो यहाँ पे जब नेचुरल सिस्टम लिया तो हैबिटेट ठीक है, बट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया, सेपियन साइज लिया उसका, उसके बाद होमोलोगस स्टडी किया, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी किया, तो 5-6 एस्पेक्ट से काम किया, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा उसको हेल्प मिला। अब देखो कॉमन सा चीज बताते हैं, होमोलोगस जैसे सिमिलैरिटीज का बात बता रहे हैं। कोई भी तुम प्लांट उठाओ, आई मीन प्लांट को तुम कंसिडर करो, हर एक स्पीसीज में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इसमें भी है, आई मीन डायरेक्टली क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं,
सारा ऑटोट्रॉपिक है, सारा मल्टीसेलर है, सारा यूकैरियोटिक है, इस तरह से बहुत सारा। जैसे अभी हम तुमको एक एग्जांपल बताए कि जैसे प्रोटिस्टा का कुछ, जैसे डायनोप्लाज्मेट एंड क्राइसोफाइट, वो भी फोटोसिंथेटिक एल्गी कहलाता है, क्योंकि उसको सबसे पहले एल्गी में ही रखे थे, क्योंकि उसका क्लोरोफिल सिर्फ देख लिए थे, बट वो यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा में जितना भी डिवीजन है या क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसको भी 5-6 हम लोग पढ़े ही है, क्राइसोफाइट, डायनोप्लाज्मेट, फ्लाइंग मॉथ, यूक्लिनोइड, प्रोटोजोआ, जो भी हम लोग पढ़े, सब में कॉमन था कि वो यूनिसेलुलर था और यूकैरियोटिक था। यहाँ पे कॉमन क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का जब डिवीजन किया तो वहां पे देखा डिफरेंसेस की, कुछ प्रोकैरियोटिक ऐसा है जो प्लांट किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच नहीं करता है, आई मीन डिसिमिलैरिटीज है, हटा दिया गया। तो नेचुरल में सबसे जो ज्यादा बेसिक था वो सबसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये हमको देखना है और पहचानना है। दूसरा था शेप एंड साइज। चलो तीसरा जो होता है वो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम लोग बोलते हैं होमोलोगस स्टडी, जो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज का केस है। तो जो सबसे ज्यादा सिमिलर था वो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसको बांटा गया, इसीलिए ये एक किंगडम का जो एप्रोप्रिएट जो मतलब क्लासिफिकेशन है या फिर कैटेगराइजेशन है वो तैयार होता है। तो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में 4-5 चीज याद रखना। उसका बेसिस पहला था मॉर्फोलॉजिकल, शेप एंड साइज, तीसरा होमोलोगस स्टडी, और चौथा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और पांचवा जो मेन था वो सबके केस में है, क्योंकि एनिमल प्लांट पहला जो 2 किंगडम था, एनिमल एक और प्लांट 2 है, उस टाइम पे ये स्टडी किया गया था फाइलोजेनेटिक। ये सब तो बाद में देखा, ठीक है, बट फाइलोजेनेटिक स्टडी करके ही उसको एक तरह का फाइनल कैटलॉगिंग या फिर फाइनल उसको पोजीशन दे पाया, यही था। ठीक है, ये सारा नेचुरल में ही आता है। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। एक्चुअली इसका हम पहले बता दिए थे, बट प्लांट में आया था तो हम इसलिए बता दिए। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये एनसीईआरटीज में है। तुम लोग एनसीईआरटी का बुक में पहला इंट्रोडक्शन पेज के सेकंड वाले पेज में जाओगे तो तुमको ये सब चीज सारा मिलेगा। तुम वहां से अच्छे से जो जो पॉइंट वहां पे दिया गया है उसको जरूर नोट करना, क्योंकि वो सब चीज डायरेक्टली हिट करेगा हमारा मेडिकल में। डायरेक्टली पूछ देगा कि कैमोटैक्सोनॉमी में किस चीज का स्टडी करते हैं, तो उसमें जो रहेगा, जो चीज जितना एग्जाम्पल रहेगा उसको याद रखना। जैसे ऐसे तो एग्जांपल हम देख पा रहे हैं सामने, ठीक है। तो कैमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये साइटोटैक्सोनॉमी में जैसे क्रोमोसोम नंबर, उसका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, जो हम यहाँ पे लिखे हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर, उसका बिहेवियर। तो जो एनसीईआरटी में जो लाइंस होगा उसको ध्यान रखना, पांचवा, ठीक है। इसको नोट कर लेना, फिर बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया ना, चलो ठीक है। अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैलोपाइट, आराम से समझो, ठीक है। छोटा छोटा चीज है, तुम लोग ऐसे ही बोर्ड पे हम वर्ड लिखेंगे तो तुमको दिमाग में आ जाएगा। इतना ज्यादा तो तुम लोग बेसिक्स किया हुआ है, इसलिए तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी बात जो नहीं समझ में आएगा तुम लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। मेन देखो, इसमें तुमको मैक्सिमम जो है बहुत कुछ सिमिलैरिटीज मिलेगा। जैसे हम लोग इसका जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो जैसे थैलोफाइटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को ये देखना है, क्योंकि अभी जो हम बता रहे थे तुमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, जो हम यहाँ पे बताएंगे वही सब चीज तो उसके तीनों क्लासिफिकेशन में ऑलमोस्ट 70% कॉन्सेप्ट मैच करेगा। जो 30% मैच होगा वो, जैसे प्लांट है तो सेल होगा, तो सेल, प्लांट सेल में जैसे फूड मटेरियल अगर स्टोरेज फॉर्म में रहा तो वो अलग देखने को मिलेगा। पिगमेंट अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि कलर अलग अलग है। रेड एल्गी पढ़ेंगे, ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे, तो वो कुछ चीज होता है जो डिफरेंस होगा। मात्र 70% जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बता रहे हैं वो तुमको सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा, तो इसको आराम से समझो, ठीक है। देखो, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ध्यान दो कि थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा का यहाँ पे सीधा सीधा तुमको मतलब ही नजर आ रहा है, थैलस। और थैलस का मतलब अभी जस्ट हम बताए क्या कि अनडिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। ये हम लोग देखें सबसे पहला पॉइंट। तो
क्योंकि थैलोफाइटा का बस एक स्पीसीज है जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, इसमें एल्गी को रखें। तो एल्गी जितना भी क्लासिफाई कर ले उसमें कभी भी ट्रूली रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं दिखेगा, उसके जैसा कोई और वहां पे स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि सीट लाइक है तो उसके जैसा वहां काम करेगा, जो लीफ का काम है करेगा, रूट का काम है करेगा, लीफ का काम है करेगा, लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि आम का पेड़ है तो भाई रूट कौन है लीफ कौन है इससे हमें समझ में आता है, वहां पे ऐसा नहीं समझ में आएगा। दूसरा चीज है सिंपल, इसीलिए क्योंकि ये सिंपल इसलिए क्योंकि बताएं इसका जो मैकेनिज्म है या फिर स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है इन कंपैरिजन टू अदर डिवीजन, सिंपल है। दूसरा यूकैरियोटिक हम लोग जान रहे हैं, ये भी जानते हो। तीसरा प्लांट में फर्स्ट है तो इसको मल्टीसेलुलर भी बोलेंगे, यूनिसेलुलर प्लांट में हम लोग रखे थे किसको, प्रोटिस्टा में वो सब दिखा था। सिंपल, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, और उसके बाद हम लोग पिगमेंटेड प्लांट लिख सकते हैं, पिगमेंटेड प्लांट, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है कि इसके शेप एंड साइज के हिसाब से अगर बात करें, शेप एंड साइज आर वेरिएबल। कैसे, एग्जांपल है कुछ कुछ 4-5 एग्जांपल है, उसको ध्यान देना। वेरिएबल क्यों, क्योंकि हम लोग इसको बोल शेप एंड साइज के हिसाब से हम ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स वाला मतलब हम लोग ये डिवीजन एनिमल थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो जैसे एग्जांपल है क्ले माइडोमोनास, तो ये सिंपल, एकदम सिंपल है, ठीक है, क्ले माइडोमोनास। उसके बाद आता है तुम्हारा वॉल्वॉक्स, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स कैसा है, कॉलोनियल है, कॉलोनियल, जैसे सपोज दैट ये है और इसके अंदर में इस तरह का कॉलोनी का फॉर्म करेगा, ठीक है, ये कॉलोनियल बोल गया। उसके बाद स्पाइरोगायरा इसी में आता है, स्पाइरोगायरा जो कि फिलामेंटस है, फिलामेंटस है। हम लोग फिलामेंटस क्यों बोले, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगा, इसे ये इस तरह से दिखता है, फिलामेंटस है ये सब। और अब एक होता है कैल्स, तो कैल्स कहने का यहाँ पे मतलब है कि कुछ ऐसा एल्गी का स्पीसीज है जिसको हम लोग जायंट एल्गी बोलते हैं, जो बहुत ही लंबे एरिया में या फिर कुछ मीटर्स में या कुछ फीट हाइट से वो डेवलप करता है। अब ऐसा नहीं करता है, सबका अपना अपना भाई, ये कॉलोनी का फॉर्म बना लिया, ये सिलेंडर फिलामेंटस लाइक है, ये सिंपल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कैल्स जो है वो 7 फीट 8 फीट लंबा हो सकता है, 5-6 मीटर हो सकता है, मतलब वो हाइट में, तो इसको जायंट एल्गी भी बोल सकते हैं। मतलब ये बहुत लंबे हाइट तक या दूर तक ये डेवलप कर सकता है, अपना स्ट्रक्चर दिखा सकता है। तो इस तरह का है साइज में जहाँ बहुत ज्यादा वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मोस्टली एक्वेटिक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो जैसे मॉइस्ट स्टोन में भी दिख जाएगा तुमको, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड को, सॉइल में भी दिख जाएगा, ठीक है, एंड वुड्स में भी दिख जाएगा, लकड़ियों पे भी ये दिख जाता है। तो इसको हम लोग ये इतना ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका शेप एंड साइज बात कर लिए, सिंपल, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, पिगमेंटेड प्लांट है, क्योंकि इसमें अगर थैलोफाइटा है तो सॉरी प्लांट है तो क्लोरोफिल होगा ही। तो पिगमेंटेड कहने का मतलब यहाँ सीधा लिख सकते हो कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम इसका जो है ये तो कॉमन सा चीज है। अब जो इसमें, क्योंकि देखो हम बता रहे क्लोरोप्लास्ट हम प्रेजेंट इसीलिए लिखे क्योंकि थैलोफाइटा में लोग 3 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो सब में अलग अलग क्लोरोफिल है, जिसके कारण उसका कलर भी प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो है वो मतलब कि एक तरह का फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्लोरोफिल होना ही चाहिए, लेकिन कलर भी तो डिफरेंट है, कोई रेड है कोई ब्राउन है, तो उसके लिए अलग पिगमेंट भी प्रेजेंट है। ये सिर्फ उसके लिए क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो ग्रीन कलर में दिखेगा, और क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो ये ऑटोट्रॉप भी होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, ये ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म है। क्या है, ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म है, ये भी इसका है। अब इसका जो मेन चीज हम लोग को देखना है वो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन।
तो सबसे फर्स्ट में रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखते हैं, वेजिटेटिव मेथड देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट आर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से सबसे ज्यादा प्लांट में जो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक और चीज बताएं कि तुमको जब हम लोग नॉर्मली 10th अभी तुरंत जस्ट तुम लोग पास कर मतलब किए हो, तो 10th में पढ़े होगे कि हम जब एसेक्सुअल पढ़ाए थे या फिर एसेक्सुअल अगर पढ़े होगे तो एसेक्सुअल में कुछ मेथड्स पढ़े थे, फ्यूजन, रिजनरेशन, सेगमेंटेशन, बडिंग। बट प्लांट के केस में उस एसेक्सुअल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। उसके बाद दूसरा जो मेथड है वो एसेक्सुअल यहाँ पे ले रहे हैं। तो एसेक्सुअल में हम पहले भी बताए थे कि अगर एसेक्सुअल है तो उसमें स्पोर बनना चाहिए फंगी में। तो यहाँ पे जो स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर है वो जू स्पोर्स होता है। क्या होता है? जू स्पोर्स बोलते हैं। और ये फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड। तो सोच लो कि अगर जो स्पोर बनाएगा तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो जू है और एन फ्लैजिलेटेड। तो ध्यान रखना, हम क्या बताते हैं कि जहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो मूव करेगा। तो जू का मतलब ही होता है एनिमल, जो का एनिमल मतलब, और एनिमल हमेशा मूव करता है तो इसके गैमेट का ही नाम या स्पोर का ही नाम जू स्पोर रखा, एंड फ्लैजिलेटेड। तो ये ऑलवेज मोटाइल इन नेचर होगा। कैसा होगा? मोटाइल इन नेचर होगा। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से सारा कुछ तुमको आगे भी मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? सर थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं? कौन सा थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। हाँ यस सर। हाँ, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ये है मॉइस्ट स्टोन। अच्छा मिल गया, एक सेकंड हम अलग कर देते हैं। ये मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड, ठीक है। तो ये देखो, ये हैबिट्स है, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन से ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ होगा, मोस्टली जो याद था हम एनसीईआरटी से ये 3 चीज अभी देख के हम लिखें, ऐसे मोस्टली जो है तो वो है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया ना? कोई दिक्कत? क्योंकि सेक्सुअल का अलग है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एसेक्सुअल का टर्म्स बता दीजिए ना एक बार। देखो, एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, ठीक है। एसेक्सुअल कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग प्लांट के केस में सोचते हैं कि वो एक स्पोर बनाएगा, एक सिंपल सा, जब तक स्पोर नहीं बनेगा, क्योंकि प्लांट में मोस्ट ऑफ द प्लांट में, या फंगी हो या प्लांट हो, एसेक्सुअल मतलब एक स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर स्पोर कहलाता है। और वो जो स्पोर का नाम है इन प्लांट, इन थैलोफाइटा, उस स्पोर का नाम है जू स्पोर। और उसमें क्या प्रेजेंट है? तो फ्लैजिला प्रेजेंट है, और जहां फ्लैजिलेट होगा वो मूव कर सकता है, बस इतना ही है। स्ट्रक्चर है जो स्पोर, लेकिन उसमें फ्लैजिला है, और फ्लैजिला होने के कारण वो मोटाइल इन नेचर है। एसेक्सुअल का ये स्ट्रक्चर, एक तरह से स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है, ये है। और वेजिटेटिव से फ्रेगमेंटेशन से करेगा, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फ्रेगमेंटेशन तो कॉमन है, ठीक है, ये है। देखो एक चीज और है, अच्छे समझना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत टाइप का स्पोर है, बट कॉमन जो स्पोर है वो जो स्पोर है, और उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिलेटेड लेके, फ्लैजिलेटेड होने का ये मोटाइल इन नेचर है, मतलब ये मूव करेगा बस, ठीक है। सेक्सुअल का अलग है, इसका 3 है तो हम बताएंगे। चलो हो गया, ये है। इसको नोट करो, हम सेक्सुअल वाला लिख देते हैं, मतलब सेक्सुअल आगे बताते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ कुछ है वो हम लोग और आगे पढ़ेंगे, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए सर। हाँ, एक सेकंड लिखने दो। हो गया सबका? दिक्कत? हो गया सर। हो गया? और किसी को कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ तक नहीं समझ में आया पूछ सकते हो फिर से, ठीक है। ये सब तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा,
कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल एक दो ज्यादा कम हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। बाकी बात ऑलमोस्ट 95% तुमको एनसीईआरटी का लाइन में ये सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो इसको मिटाएं हम। चलो इसमें मिटा रहे हैं। ठीक है, तुम लोग जो भी फंगी पढ़े हो उसमें हमको कुछ जवाब चाहिए, तुम लोग आंसर दोगे। अगर वो तुमको याद होगा तो एल्गी में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एल्गी में उसी तरीके से होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये बात बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट बनेगा। ठीक है, और फंगी में हम 3 मेथड या 3 टाइप लिखे थे गैमेट का, कोई हमको बता दो टाइप। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस। गुड, देखो क्या नाम है तुम्हारा? यामिनी। अच्छा यामिनी, तुम्हारा तो आवाज हम भूल गए। यामिनी 10th में तुम थी ना? यस सर। हाँ ठीक है, चलो यामिनी। चलो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज था कि 3 उसमें चीज तुमको गैमेट बताए थे। ठीक है, दीक्षा पुष्कर, दीक्षा यस सर। तुमको याद नहीं है? यस सर। अभी जो पूछे हम क्या सर कर रही है, पुष्कर कहाँ है तुम? सर यहीं पर है। तो तुम बता क्यों नहीं रहा? फंगी मतलब रिवाइज नहीं किया इसका मतलब? सर पढ़े नहीं, थे सर, पता है सर, आइसोगैमस वाला सर। अच्छा, तो जवाब नहीं आया इसलिए बोले, यामिनी जवाब दी। चलो ठीक है, जो भी है। तो देखो जो भी हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग फंगी में जो चीज पढ़े थे बस सेम चीज यहीं पे वहां है, बस उसमें एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एल्गी का एग्जाम्पल आ जाएगा। हम उसमें बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो गैमेट चाहिए। तो गैमेट के लिए हम लोग का वहां पे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हम लोग 3 वर्ड बताई यामिनी। ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट में बताई आइसोगैमस। ठीक है, आइसोगैमस, और दूसरा होता है एन आइसोगैमस। ठीक है, और तीसरा हम बताए थे ऊगैमस। तो सबसे पहले ये तीनों टर्म को हम लोग समझते हैं। आइसोगैमस कहने का मतलब है कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? गैमेट्स का सेम होगा। एन आइसोगैमस में डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, हम एक कॉमन सा लिख देते हैं ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसो का मतलब ही होता है सेम। आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा गैमेट का वो तुम्हारा सेम होगा। ठीक है, दूसरा है एनाइसोगैमस, वो डिफरेंट होगा। ऊगैमस भी डिफरेंट होगा, बट इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस जानना है कि जो मेल होता है, मेल गैमेट होगा वो कैसा होगा? वो स्मॉल होगा। और हाँ, और फीमेल गैमेट क्या होगा? फीमेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल और बिग होगा। हाँ, सॉरी सर। फीमेल गैमेट होगा, बिग हो जाएगा, और ये क्या होगा? नॉन मोटाइल। और ठीक है, मेल गैमेट होगा तो स्मॉल एंड मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट होगा तो बिग एंड नॉन मोटाइल होगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर मोटाइल, अगर किसी में मोटाइल है, वो मोटाइल नेचर का है, तो उसमें कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए? कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए? फ्लैजिला। क्या होना चाहिए? जो, हाँ, तो गुड। तो इसमें मेल गैमेट को हम लिख सकते हैं ये फ्लैजिलेटेड गैमेट है। ठीक है, एक और चीज है, थोड़ा सा और डिफरेंसेस है समझना यहाँ पे। आइसोगैमस में 2 टाइप का अलग अलग गैमेट है। देखो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसमें आइसोगैमस में हम क्या बोले कि स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसमें भी 2 टाइप का, 2 डिफरेंट टाइप का है। एक है तुम्हारा मोटाइल और एक होता है नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल में हम क्या देखेंगे? फ्लैजिला होगा।
और नॉन मोटाइल में होगा ये नॉन फ्लैजिलेट। तो ये ध्यान रखना, मोटाइल और नॉन मोटाइल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद नहीं रखना है, हम बस याद करने के लिए बताए थे कि फ्लैजिला है तो मूव करेगा। तो यहाँ जब सेम है तो एक होगा फ्लैजिलेटेड और एक होगा नॉन फ्लैजिलेटेड। आइसोगेमस में दो देख लिए, फ्लैजिला जिसमें प्रेजेंट है, एक में नॉन फ्लैजिलेट प्रेजेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होगा। दूसरा एनाइसोगैमस में डिफरेंट है और ओगैमस में डिफरेंट है। तो ये तुम्हारा तो पता ही है कि अगर मेल है तो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और फीमेल होगा तो बिग एंड नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, ये है तुम्हारा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैथ गैमेट। इसी के हिसाब से जो अलग अलग स्पीसीज है वो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है इसलिए ज्यादा तुम लोग को परेशान होने का जरूरत है नहीं। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में फ्लैजिलेट जो होगा और फ्लैजिलेट आइसोगैमस वो हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। मतलब देखो इसमें फ्लैजिला है बट इसका स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह है तुम्हारा नॉन फ्लैजिलेट जो कि नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेट, नॉन फ्लैजिलेट, और इसमें भी आइसोगैमस होगा। इसका जो एग्जांपल दिया है वो है स्पाइरोगायरा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है एन आइसोगैमस का। ठीक है, तो इसमें तो डिफरेंट बताई है। तो एन आइसोगैमस में जो है तो इसमें भी क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास इसमें दोनों तरह का दिखा रहा है। ठीक है, और अगर ओगैमस की बात करें तो ओगैमस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ओगैमस में हम लोग को वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ये दो एग्जांपल है। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में मतलब थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान देना है कि फ्लैजिलेटेड है तो आइसोगैमस है, बट एन आइसोगैमस में फ्लैजिला नहीं है। तो कुछ स्पीसीज जो क्लेमाइडोमोनास का है वो एनाइसोगैमस होता है, और कुछ स्पीसीज अगर आइसोगैमस होगा और उसमें फ्लैजिलेटेड होगा, आइसोगैमस होगा तो फ्लैजिलेट होगा। तो कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास का आइसोगैमस भी शो करेगा और कुछ स्पीसीज एनाइसोगैमस भी शो करेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले इसको अगर समझ गए हो तो बस एग्जांपल के लिए हम ये लिखे हैं कि कहाँ क्या है, बस यही है तुम्हारा, इसको तुम नोट कर सकते हो। इसको नोट कर लो, इसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम आगे तुम लोग को दिखाते हैं। ठीक है, देखो फटाक से इसको सर बोलो। ओगैमस, वॉल्वैक्स और क्या लिखते हैं? फ्यूकस है, FUCUS, फ्यूकस, FUCUS। एक हाँ बोलो, कोई दिक्कत इसमें? फ्यूकस, FUCUS। सर ओगैमस एक बार और बता दीजिए। देखो सिंपल है, एकदम छोटा सा एग्जांपल है तुम्हारे सामने। मेल एंड फीमेल गैमेट जानते हो? यस सर। स्पर्म एंड ओवा। यस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? छोटा होता है और वो मूव यस कर सर। रहा है। और यस फीमेल में चले जाओगे तो उसका ओवम जो होता है वो बड़ा होता है, इन साइज बड़ा होगा, बट वो स्टैटिक होती है। वही सेम एग्जांपल है, वही चीज है, बस उसी को हम लोग बोलते हैं ओगैमस, बट यहाँ फ्यूकस के केस में एग्जांपल अलग है और कुछ नहीं। ठीक है, वही हम लिखे हैं। देखो
मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल, मतलब वो चलेगा। बिग फीमेल बिग एंड नॉन मोटाइल, मतलब वो बिग है बस स्टैटिक है, मतलब वो मूव नहीं कर सकती है बस। तो सिंपल है, अगर इस तरह से नहीं आया तो ओ गैमेट को बस दिमाग में बैठा लो कि ह्यूमन बींग्स में जो गैमेट होता है मेल एंड फीमेल का सेम कॉन्सेप्ट है वहां बस। और हम लोग जानते हैं कि मेल गैमेट आई मीन स्पर्म जो होता है वो स्मॉल एंड मोटाइल है, और ओवम जो होता है वो साइज में बिग है और स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तुम लोग सबको आंसर्स दो। ठीक है, अभी हम जैसे बोले कि ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बींग में जो फीमेल गैमेट है वो स्टैटिक है या फिर वो बोलते हैं वो नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो कभी ये सोचे हो कि ओवरी से जब वो निकलता है बाहर तो फॉलोपियन ट्यूब में कैसे जाता है, फॉलोपियन ट्यूब का उस साइड से कैसे चला जाता है, क्योंकि ओवरी के पास तो फर्टिलाइज करेगा नहीं भाई, वो फॉलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे फॉलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है। ठीक है, तो जो भी हो पढ़े, हम मेरे से जो भी क्लास की हो 10th में हम बताए भी हैं कि एम्पुला था, स्टमक था एंड फिम्ब्रिया था। ठीक है, तो सॉरी इनफंडिबुलम था। तो वहां से ओवरी से मूव करके जो जाता है एम्पुला के पास तक, तो वहां तक वो कैसे मूव करता है, जबकि हम तो बोल रहे हैं वो स्टैटिक है। कोई आंसर बता सकते हो तो बताओ, नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, बट सर बोलो। सीलिया से। सीलिया कहाँ प्रेजेंट है जी फॉलोपियन ट्यूब? सर सॉरी सर। सर विली से सर। विली एब्जॉर्प्शन हाँ थोड़े कराना है जो विली प्रेजेंट होगा। सर, वो फैलोपियन ट्यूब में सर प्रेजेंट होता है ना सर, विली। विली हाँ नहीं, सर, जो फूड एक्सचेंज करवाता सर है ऑप्शन सर दिए ना। मदर बॉडी से। तो एक्सचेंज तो उसमें तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। सर ऑप्शन दीजिए ना। अच्छा ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट बोलो, बताए भी हैं तुम लोग को। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं वही नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है नो थोड़ा सर। सा। देखो देखो, इधर दिख रहा है मेरा, दिख रहा है ना, यस सर। ये फॉलोपियन ट्यूब है, ये मान लो ओवरी है, तो ये कनेक्ट होता था। तो ओवरी से यहाँ से जब ओवरी के पास यहाँ निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे आके ना फर्टिलाइज करेगा जी, तो यहाँ तक कैसे मूव करेगा वही पूछ रहे हैं। फीमेल बॉडी में ओवा। ठीक है, सर क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलिए ना। तुम ना मार खाइए, कहाँ में कम सुनाई दे रहा है। ये ओवरी है। ठीक हाँ। है, हम सुनाए, एक सेकंड सुनाई दे रहा है, रुको, अब सुनाई दे रहा है। ओवरी है, ठीक है, यस सर। ओवरी से गैमेट निकला, ओवम निकला, वो धीरे धीरे मूव करके चला जाता है फॉलोपियन ट्यूब के एकदम टॉप पे, यहाँ पे उसका साइट है फर्टिलाइजेशन का। तो यहाँ से वो कैसे मूव करता है वो पूछना चाह रहे थे। वैसे कुछ कुछ लोग सही बोला है, बट हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है। अच्छा, सबसे पहले बताओ कौन बोला था टिश्यू प्रेजेंट है? हम ही बोले थे। चलो दीक्षा तुम बताओ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? सर हमको नहीं पता। नहीं पता, चलो ठीक है। पुष्कर बोला था सीलिया प्रेजेंट है। अच्छा, सीलिया कहाँ से आएगा बताओ जो देखूं। सर नहीं सर, गलत हो गया। एक्चुअली में टिश्यू प्रेजेंट है तो सिलिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो वहाँ सिलिएटेड नहीं होता, माइक्रोविलिया उसको बोलते हैं। सीलिया लाइक स्ट्रक्चर वहाँ प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोविलिया जो मूव कराने का काम करता है। ठीक है, तो खैर 11th में हो तो हम लोग प्लांट एनिमल किंगडम के बाद जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आई मीन टिश्यू जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखना एग्जांपल है कि फॉलोपियन ट्यूब में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है जो मूव कराने का काम करता है, तो वही मूवमेंट का काम करता है। और दूसरा चीज है, जो ओवम होता है ना, ओवम के अपर लेयर का जो है वो थोड़ा वो कैसे बताए, वो थोड़ा सा जंपिंग बॉल देखे हो, पटकते हैं तो पूरा ऊपर नीचे करता है जंपिंग बॉल। ठीक है, उसी Yes, तरीके sir. से थोड़ा उसी तरीके से वहां पे थोड़ा काम भी करता है, दूसरा टिश्यू भी उसको मूव कराने का काम करता है, तो इसका अलग मैकेनिज्म है। हाँ बोलो। सर तो इसको भी पटकेंगे तो ऊपर नीचे करेगा।
किसको? हमको तो ओवम को निकालो कैसे, पहले ये बता दो इतना छोटा सा सेल को। अरे उसका वो करेक्टरिस्टिक्स है थोड़ा सा कि वो थोड़ा सा जंपिंग के टाइप से जाता है, बट मोस्टली सिलिएटेड सॉरी टिश्यू ही वहां पे सिलिएटेड टिश्यू जो कि उसको मूवमेंट कराने का काम करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों यूज आ जाता है उसका, वो जंपिंग करेक्टर भी और मेनली बट टिश्यू प्रेजेंट है, कभी भी जंपिंग करेक्टर मत लिख देना, ठीक है। समझे का मैकेनिज्म में जब भी मूवमेंट की बात करते हैं तो टिश्यू वहां पे लिख हो गया। खैर वो रिप्रोडक्शन में आएंगे तो वहां जरूर बताएंगे, अभी ध्यान में आए इसलिए हम बता दी, तो वो ध्यान रखना। जंपिंग वंपिंग ठीक है, वो नॉलेज के लिए चाहिए। चलो ठीक है, इसको मिटाएं। यस सर। हाँ चलो, फिर है ये सब चीज हो गया। एक दो पॉइंट और है जो कि तुम लोग जानते ही होगे और हमको आंसर चाहिए तुम ही लोग से, ठीक है, क्योंकि तुम लोग बार बार ये सब चीज सुने हो या जो भी है, बेहिचक ऐसा नहीं है कि जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग नहीं सुना होगा, सब सुना है, ठीक है। एल्गी जो है या थैलोफाइटा वो नॉन वस्कुलर प्लांट है, इसको कौन डिफाइन करेगा? सर उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा। हाँ गुड। यस सर। वस्कुलर प्लांट कहने का मतलब सिंपल है कि दो नाम से इसको बुलाते हैं हम लोग, एक बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, और दूसरा बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम इसी चीज को। तो अगर इसमें लिखते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट मतलब ये वस्कुलर सिस्टम इसमें एब्सेंट है या कंडक्टिंग टिश्यू एब्सेंट है, और इस दोनों को अगर हम बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम ये दो कंडक्टिंग टिश्यू क्या होगा इसमें एब्सेंट रहेगा, मतलब तो सम टोटल ऑफ क्या होगा नॉन वस्कुलर प्लांट या नॉन वस्कुलर या फिर बोल सकते हैं वस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट, ठीक है। इस बेसिस पे ही टेरिडोफाइटा को डिफाइन किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टेरिडोफाइटा फर्स्ट ऐसा डिवीजन है प्लांट में जिसमें वस्कुलर प्लांट आई मीन वस्कुलर सिस्टम देखा गया। उसके पहले थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा दोनों में वस्कुलर सिस्टम या फिर बोल सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू या फिर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों में एब्सेंट होता है, इसलिए इसका नाम क्या है नॉन वस्कुलर प्लांट। इसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझ गए तो ऐड कर लो। और कुछ चीज है जो थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी में है नहीं बट हम तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है। देखो दूसरा चीज है रिप्रोडक्शन को लेके, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो सिंगल सेल्ड का होता है या फिर हम लिख सकते हैं उसमें, ठीक है, सिंगल सेल्ड और साथ में लिखेंगे नॉन जैकेटेड मतलब नॉन जैकेटेड जैकेटेड, ठीक है, गैमेट्स। ये इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब हम पहले ही बताए थे कि इसको हम लोग क्रिप्टोगैम्स में रखे हैं, तो क्रिप्टोगैम्स कहने का मतलब कि उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो सिंगल सेल्ड नॉन जैकेटेड गैमेट्स है, जिसको हम लोग गैमेटोगोनिया भी बोलते हैं। एक अलग से वर्ड है गैमेटोगोनिया, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड होगा, साथ साथ में जो सेल है जो गैमेट्स है वो नॉन जैकेटेड है। कहने का मतलब जो ऊपर में कवरिंग होता है एक तरह का सीड कोट इसमें नहीं होगा। सीड कोट एक सिंपल लैंग्वेज है बट नॉन जैकेटेड बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। नॉन जैकेट जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैसे ब्रायोफाइटा में जब जाएंगे तो वहां पे जैकेटेड है, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जैकेटेड किया गया, अंदर में ही उसका स्पोर्ट्स वगैरह या जो भी बोलते हैं उसमें प्रेजेंट है, बट इसमें ये नॉन जैकेटेड है, ठीक है। मतलब एक तरह का सीड कोट सिंपल वे में समझ लो, लेकिन ऐसा मत कभी भी ये मत लिखना सीड कोट एब्सेंट लिखोगे ना वो जिम्नोस्पर्म का चला जाएगा, ये नॉन जैकेटेड है। बस इसमें बस यही तीन चीज एक्स्ट्रा था जो बताना था, नॉन वस्कुलर, सिंगल सेल एंड गैमेट कैसा होगा नॉन जैकेटेड। बस यही है इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो तुमको पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में या थैलोफाइटा में यूज होने वाला है। कुछ डिफरेंसेस है, जैसे पिगमेंट हो गया,
फूड स्टोरेज है, वो सब चीज वो ऐसे भी तुम्हारा फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, जो आज हम तुमको समझाएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट एनसीईआरटी बुक्स है या जो भी है, उसमें हम तुमको समझाएंगे कौन क्या कहाँ है। ठीक है, उसको समझ लोगे तो तुम्हारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे से करेंगे। पहले इसको नोट करो। एक और चीज ध्यान देना, फिर छूट गया है, एम्ब्रायो स्टेज, ठीक है, एंड मैकेनिकल टिश्यू, ये एब्सेंट होता है इसमें। एक और पॉइंट था, बस यही है, इसको नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर एम्ब्रायो स्टेज मतलब एक बार बताओ। एम्ब्रायो स्टेज देखो, नॉर्मली अगर हम प्लांट की बात करते हैं, ठीक है ना, हम लोग एंजियोस्पर्म में चले जाते हैं, और बाकी वो कॉम्प्लेक्स है तो समझ में अच्छे से जाएगा। तो जब फ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, एक गैमेट बन गया, दूसरा क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 गैमेट होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े होगे 10th में, तो समझ में आ रहा होगा। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो एक गैमेट सेक्स सेल, मतलब गैमेट आई मीन फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, मतलब वो अल्टीमेटली जाइगोट बनाएगा। और एक जो होता है वो सेकेंडरी सेंट्रल सेल से बनाता है, जो कि तुम्हारा इंडोस्पर्म बनाता है। इंडोस्पर्म का काम होता है जो जाइगोट है उसको नरिशमेंट देना। तो जाइगोट अल्टीमेटली हमारा एक पार्ट है जो प्लांट को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो जाइगोट जब नॉर्मल एंजियोस्पर्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो जाइगोट से जब एम्ब्रायो बनता है तो एम्ब्रायो का स्टेजेस होता है। सबसे पहले ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ट शेप, इस तरह से करते करते वो फाइनल एक प्लांट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन वो जो स्टेज है वो थैलोफाइटा में नहीं होता है। दूसरा, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट है, क्योंकि कोई भी एल्गी का स्पीसीज ले लो, वो ज्यादा हार्ड नहीं है, और हार्ड नहीं है तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है। सिंपल है, तुम किसी पॉइंट में जाओ, एल्गी को हाथ लगाओ, उखाड़ लो, तुरंत उखड़ जाएगा। लेकिन नॉर्मल तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर प्लांट की बात करें, तुम उसको उखाड़ो नहीं उठेगा। ठीक है, यही चीज होता है। तो मैकेनिकल टिश्यू समझ में आ रहा होगा। एम्ब्रायो का स्टेजेस होता है, हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ चेंज करता है, वो चीज थैलोफाइटा में एब्सेंट होता है। यही इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हम लोग अभी जो है, ठीक है, अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका जो, क्योंकि हम अभी तुम लोग के पास एनसीईआरटी बुक है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम जो बुक्स में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी कुछ बोर्ड पे हम नहीं लिखने वाले। जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें हम हर एक क्लासिफिकेशन को तुमको हम डिस्क्राइब करेंगे कहाँ क्या है। उसके पहले हम एक टेबल है वो समझाना चाह रहे हैं, ताकि समझ लोगे तो जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे तो उसको तुमको अच्छे समझ में आएगा कि कौन कहाँ क्या बोल रहा है। दूसरा चीज है कि एल्गी का जो एक पार्ट है वो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस है, एल्गी का कहाँ कहाँ यूज होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा, इसीलिए हम जो है आज डायरेक्टली एक टेबल है एनसीईआरटी में, तुम लोग के अगर एनसीईआरटी बुक में है तो पेज नंबर निकाल के रखो। ठीक है, उसमें हम लोग उस चीज को आज बस समझाने वाले हैं कि कहाँ क्या है। ठीक है, इसको नोट कर लिए, मिटाए इसको, बोलो हेलो, रिप्लाई यस करो। सर, मिटा दीजिए सर। हाँ मिटा देते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम क्या बताए कि ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही इसका क्लासिफिकेशन का कोई डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम क्लासिफिकेशन का एक एनसीईआरटी में टेबल है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हम हर एक क्लासिफिकेशन को पढ़ा, हर एक क्लास को पढ़ाएंगे तो तुमको उसमें जब वर्ड आएगा तो समझ में क्या क्या है। तो छोटा सा चीज ध्यान देना। एक और चीज है, जब हम थैलोफाइटा पढ़ा रहे थे तो सबसे पहला हम बताए थे कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि इसमें अनडिफरेंशिएशन रूट स्टीम एंड लीफ है। ठीक है, तो सोचो स्टीम का काम क्या होता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट,
रूट का काम क्या है, अटैचमेंट, सॉइल से अटैच करना। और लीफ का क्या होता है, एक सीट लाइक जो लीफ है, नॉर्मल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ जो है वो तुम समझ रहे हो। तो यहाँ पे उसके जैसा ही उस चीज को अलग नाम दिया गया है, जिसका पहला नाम है, अगर हम रूट को लेंगे तो रूट का नाम है होल्ड फास्ट। देखो यहाँ पे इसी के जैसा ये है, ये भी अटैच ही होता है, बट ये रूट हम उसको नहीं बोल सकते, उसको होल्ड फास्ट बोलिए। स्टेम को बोलते हैं स्टाइप, ठीक है, और लीफ को बोलते हैं फ्रॉन्ड, FROND, ठीक है। चलो एक फिगर है वो हम तुमको दिखाना चाहते हैं। देखो बुक दिख रहा है सामने, सबको क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत? देखो ये वाला फिगर देखो, ये वाला इस तरह का फिगर तुमको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 31 है, उसमें पूरा पेज में फिगर है। तो सेकेंड ड्रॉ का फर्स्ट फिगर देखो, जो कि तुमको क्लियरली दिखेगा। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको लीफ ना बोल के फ्रंट बोल रहा है। ये बीच में जो स्टाइप है, जो कि एक तरह का सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, जो स्टेम है वो स्टाइप है, एंड रूट जो है उसको होल्ड फास्ट बोला गया है। तो यहाँ पे ट्रूली कुछ प्रेजेंट नहीं है, उसी के जैसा है, जिसका अलग अलग नाम है। ये चीज हमको समझाना था, तो ये है इसमें, इसलिए इसलिए इसको थैलस बोला जाता है, क्योंकि इसमें अनडिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग बुक्स होगा तो पेज नंबर 33 निकालो, जिसमें एक तुमको डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा होगा। देखो उसमें दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। देखो जब हम उसको बस समझा रहे हैं, समझा? देखो हम लोग नेक्स्ट क्लास से पहला इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस करेंगे स्टार्ट, और दूसरा हम लोग इसका जो डिवीजन जो भी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, क्योंकि इसका 3 क्लास में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रेडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को रेड, सॉरी ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी को रेड, एंड फियोफाइसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा कलर जो है ये ध्यान देना। ये वाला तुमको दिख रहा होगा, सबका एनसीईआरटी बुक है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या, हाँ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? नो सर। दिख, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है, बस इसको भी इसको हम चार्ट को समझाना चाह रहे हैं, क्या है नहीं है। देखो सबसे फर्स्ट में क्लासेस दिया हुआ है, ध्यान से सब। सबसे पहले कोई भी हो, माइक को अपना ऑफ करो, माइक को ऑफ करो, उधर से आवाज आ रहा है। हाँ माइक ऑफ करो। हाँ, जिसको जो प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। तो हम इस बस इसको समझा रहे हैं, बाकी बात जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस जरूर करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रेडोफाइसी क्लास है, 3 क्लास। तो क्लोरोफाइसी में सबसे पहले कॉमन नेम इज अ ग्रीन एल्गी। दूसरा चीज देखो, मेजर पिगमेंट कौन कौन सा चीज प्रेजेंट है, तो मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। और साथ में देखो स्टोर्ड फूड, जब स्टोर्ड फूड की बात करते हैं तो प्लांट सेल में, हर एक प्लांट सेल में जो फूड है वो स्टोर के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, क्योंकि प्लांट सेल को हो सकता है कभी खाना नहीं बना पा रहा है वो, तो वही फूड स्टोर्स को यूज करता है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, स्टोर फूड इज अ स्टार्च, ठीक है। सेकेंड है सेल वॉल जो होता है, तो सेल वॉल इनर आउटर दोनों का कंपोजिशन अलग है क्लोरोफाइसी में, मतलब ग्रीन एल्गी में, जो कि इनर जो है सेलोजिक है और आउटर जो होता है वो पैक्टोज है। आउटर जो वहां पे टेबल में नहीं दिया है, आउटर पैक्टोज होता है। अगर लिख सकते हैं तो लिख लो कि सेल वॉल, ग्रीन एल्गी का सेल वॉल जो सेलोज दिया है वो इनर वॉल है, लेकिन जब आउटर अगर हम बात करते हैं सेल वॉल का आउटर, तो वो पैक्टोज होता है। तीसरा क्या है, उसमें कितना फ्लैजेला नंबर है, एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। पोजीशन ऑफ इंसर्शन कहने का मतलब, यहाँ पोजीशन ऑफ इंसर्शन मतलब कि जैसे यहाँ गैमेट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसका जो फ्लैजेला नंबर है वो 2 से 8 हो सकता है, और उसका पोजीशन ऑफ इंसर्शन कहने का मतलब इक्वल एंड एपिकल। तो कहने का मतलब कि अगर उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो इक्वली लेंथ में प्रेजेंट होगा, और एपिकल मतलब ऊपर की तरफ ही वो दिखेगा। ऊपर की तरफ अगर गैमेट की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ वहां पे दिखता है, ठीक है। और हैबिटेट में है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, मतलब मेरीन में भी ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो है क्लासेस वो है फियोफाइसी, जिसका नाम है ब्राउन एल्गी।
इसमें 2 मेजर पिगमेंट है, सॉरी 3 मेजर पिगमेंट दिया हुआ है टेबल में। एक है क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी 2 पिगमेंट, और तीसरा है यहाँ फ्यूकोजेंथीन जो कि तीसरा पिगमेंट है। इसमें जो फूड का स्टोरिंग फॉर्म है वो है मैनिटोल एंड लैमिनेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिटोल एंड लैमिनेरिया पहले वाले में था स्टार्च, सेकंड वाले मतलब ग्रीन एल्गी में था स्टार्च, और ब्राउन एल्गी में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मैनिटोल और लैमिनेरिया है। इसका सेल वॉल जो है तो सेलुलोज एंड एल्गीन का बना है। कहने का मतलब एल्गीन एक जिलेटिनस कोट होता है, सेलुलोज एंड एल्गीन। तो एल्गीन इज अ जिलेटिनस कोट जो सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि उसमें नहीं दिया है। ठीक है, फ्लैजिला नंबर इसमें 2 और नंबर फ्लैजिला का नंबर 2, उसके बाद अनइक्वल, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, और इसका जो पोजीशन है वो लैटरल है, मतलब साइड से वो कनेक्ट है। और इसका हैबिटेट जो है फ्रेश वाटर है जो कि रेयर होता है, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, यहाँ भी तीनों में प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट में आ जाओ रोडोफाइसी, जिसको हम लोग रेड एल्गी बोल रहे हैं। इसका जो क्लोरोफिल है इसमें भी 3 है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड लास्ट में है फाइकोइराइथ्रीन, जिसके कारण ये रेड दिखता है। ठीक है, और साथ में इसका जो स्टोरेज फूड का जो फॉर्म है वो फ्लोरिडन स्टार्च है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल में देखो इसका भी सेलुलोज एंड पैक्टीन है, और साथ साथ में ये देखो इसमें लिखा हुआ है पॉली सल्फेट स्टर भी प्रेजेंट होता है सेल वॉल। तीनों का सेल वॉल में बहुत डिफरेंस है। और फ्लैजिलर नंबर एंड इसका पोजीशन, ये इसमें फ्लैजिला नहीं होता है तो ये एब्सेंट है। और हैबिटेट में देखो इसमें बहुत कुछ है। हैबिटेट में इसमें 4 है, फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, ब्रैकिश वाटर है, सॉल्ट वाटर है। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी प्रेजेंट इन अ सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो ये बताने का बस एक ही चीज था कि ये जो है एक तरह का एक्सट्रैक्ट पार्ट है। ठीक है, ये इसलिए बताया क्योंकि तुमको समझने में आसानी होगा, और जब हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में यही सब आएगा, कुछ कुछ चीज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब अगर तुमको ऑलरेडी याद रहेगा, समझ में आया? तो टेबल और जनरल, हाँ बोलो सर। ये ब्रैकिश वाटर का मतलब कि ब्लैक वाटर? नहीं रे, कीचड़ वाला वाटर, कीचड़। ओ कीचड़। और हाँ, सर ये बोलते हैं ना, फाइकोजेंथीन इज अ पिगमेंट। सर रेड पिगमेंट होता है उसका? हाँ, रेड पिगमेंट नहीं, फाइकोजेंथीन रेड में है, ब्राउन में है, देखो ठीक से। नहीं सर, रेड में फाइकोजेंथीन है, फाइकोराइथ्रीन है। हाँ रेड वही जो भी। वही नहीं ना, फाइकोजेंथीन अलग, फाइकोइराथ्रीन है इसलिए। हाँ, फाइकोराइथ्रीन इज अ रेड पिगमेंट जो रेड दिखता है उसको। और सर ये पॉलीसल्फेट एस्टर को हम लोग पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं? नहीं, अरे पगली, पॉलीसैकेराइड शुगर है, ये सल्फेट है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। ओ हाँ। वो चीनी है, ये अलग है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ठीक है, बाकी बात फ्लैजिला एब्सेंट है। देखो हम आज मतलब ये बताने का मेरा मेन रीजन क्या था, हम क्लियरली तुमको बताते हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग पढ़ेंगे ही, क्योंकि उसमें दिखेगा ही दिखेगा, कुछ और एक्स्ट्रा है उसमें हम लोग और देखेंगे। साथ साथ में ये जो टेबल है इससे तुम्हारा हर एक क्लास का 70 to 80% तुमको क्विक रिवीजन करने के लिए ये वाला करते रहना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुमको जल्दी में रिवीजन करना है तो हमेशा टेबल को रिवाइज करते रहो। तुम्हारा मेडिकल में सबसे ज्यादा 90-95% जो चांसेस होता है ये टेबल से ही क्वेश्चन, अगर एल्गी में पूछा और ये टेबल को याद करके नहीं गए तब तो तुम्हारा क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। ठीक है, 90% केस में इसी टेबल से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बाकी बात तो पढ़ना पूरा जरूरी है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जब हम 90% बोले तो सब इसी को करना है, 10% उधर से भी आ सकता है। किस्मत तुम्हारा अगर खराब रहा तो अगर पूछ दिया हुआ अंदर से तो फिर अगर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे तो छूट जाएगा क्वेश्चन। बट अभी तक में जो हमको दिखा है क्वेश्चन 5 साल 6 साल का जो देखे प्रीवियस, तो ये इसलिए हम इसको बताना अभी ज्यादा जरूरी समझे कि कम से कम पढ़ के आना, तो नेक्स्ट क्लास जब भी तुम्हारे सामने आएगा तो हम बहुत कुछ हम लोग को याद रहेगा, तुमको ज्यादा टफ नहीं लगेगा पढ़ने में। ठीक है, ये चीज है। तो प्लांट को इजी बनाने के लिए यही कर सकते हैं कि रिवीजन बहुत करवा सकते हैं, तो हम करा रहे हैं, तुम लोग भी करो और फिर
उसको। और हाँ, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है टू द पॉइंट हम बताए हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ वैसा कहीं से भी तुमको मिलता है तो जरूर हमसे डिस्कस करना। नहीं तो ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बार बार हम एक ही चीज बोलते हैं कि जो बुक फॉलो करना है करो, बट एनसीईआरटी को मत छोड़ना। एनसीईआरटी को बेसिस बना के जो पढ़ना पढ़ सकते हो, ठीक है। बस यही चीज था। सर तो हाँ सर हाँ, एनसीईआरटी बोलो के अलावा हाँ। बताइए ना सर, जिसमें कि एमसीक्यूज आता हो, सब सारा जितना भी साल में आया हुआ हो। अच्छा, देखो उसके लिए तुमको एमटीजी का बुक खरीद लो और उसको बोलना कि हमको 10 इयर्स का क्वेश्चन बैंक दीजिए, 10 इयर्स का। ओके मतलब कि वो चैप्टर वाइज भी आता है, तुम लोग अभी से खरीद के रख सकते हो क्योंकि अभी घर है और आराम से जुलाई तक रहो घर में। तुम लोग का कहीं स्कूल नहीं खुलने जाने वाला है, जो भी बोल रहा है 1 जून के बाद वो पॉसिबल अभी है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो इस घर पे रहने से अच्छा है कि तुम लोग उसको खरीद लो, क्योंकि स्टेशनरी दुकान खुल गया है। बुक्स वगैरह एनसीईआरटी कंफर्म जो भी लिए हो, जितना भी लिए हो ले लो, जो नहीं लिए हो ले लो। और साथ में एक एमटीजी का बस बोलो कि हमको प्रीवियस 10 इयर्स का क्वेश्चन चाहिए। कहने का मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वो सेट दे दे, ठीक है। सीधा बोलो कि चैप्टर वाइज हमको चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जो मेडिकल में पूछ चुका है 10 साल का। तो अभी है 2020, तो 2010 से कंटिन्यू तुम हर एक चैप्टर वाइज बनाओ, तुमको क्वेश्चंस मिलेगा। और हर एक साल 2-3 क्वेश्चंस रहता ही है, तो तुम्हारा एक तरह का तुम्हारा मतलब तैयार होते रहेगा। तुम्हारा मेडिकल के लिए भी तुम लोग तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो 12th में जाओगे, 12th पे ध्यान दोगे, 11th पे छूट जाता था क्यों ना, अभी हमको टाइम है तो 11th का में ही 11th का मतलब मेडिकल वगैरह का जो भी है उसको बनाने का कोशिश करें। बाकी जो प्रॉब्लम सामने हम है, ठीक है। और अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, पढ़ने का स्टडी करने का बेसिक, पहले थ्योरी को कंप्लीट करें। तो अभी थ्योरी कंप्लीट करो, क्वेश्चंस बनाओ, लेकिन थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दो। जो चीज है याद करना है, जो चीज समझना है वो अभी ही समझ लो, अभी टाइम दे दो। लेकिन जब तो क्योंकि 12 के बाद तुम्हारे पास 11th पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, वो 1-1.5 महीना में तुम 11th रिवीजन के लिए छोड़ता है, वो तुमको प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर सकता। अभी ही कर लो ना पढ़ाई प्रॉपर, जो रिवीजन है वो हम उस टाइम पे रिवीजन जाके करेंगे। क्योंकि अभी ध्यान दोगे तो आराम से मतलब गारंटीड है कि तुम्हारा अभी अगर तुम अच्छे से 11th कर लोगे, थ्योरी बना लोगे, क्वेश्चंस बना लोगे, क्योंकि एकेडमिक भी देखना है तो हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना है, ऑब्जेक्टिव भी देखना है। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस बना के अपने आप को तैयार करो कि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ या नहीं हुआ। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा तो बाद में प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अभी करोगे तो मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। बस हमको यही बोलना है, और बाकी बात अपना है, तुम लोग जैसे या क्या सोचते हो नहीं सोचते हो। बस एक चीज है, बायो लिए हो तो बस मेडिकल अटेम्प्ट करना है और हमको निकलना है, ये सोच के पढ़ो, ठीक है। बेसिक्स पे अभी ध्यान दो, जितना बेसिक्स करना है कंप्लीट कर लो, लेकिन बाद में बेसिक्स करने का कोई मतलब टाइम ही नहीं देगा, वो बस रिवीजन तो रिवीजन, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग टू द पॉइंट जो जो चीज है वो करेंगे। तो अब मतलब नेक्स्ट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए वो टेबल जरूर करना और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार पढ़ लेना, पढ़ लोगे याद हो जाएगा, बाकी आगे एक बार रीड करके आ जाना, ठीक है। बस इतना काम करो फिलहाल, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, ठीक है।